I welcome to all of you in the E-classes of BSc first year. Students, आप सबका स्वागत है BSc फर्स्ट ईयर में। बच्चों, आज से आपकी BSc फर्स्ट ईयर की क्लासेस शुरू हो गई हैं। आप सब लोग जानते हैं कि पेंडेमिक का टाइम है, कोविड का टाइम है, इससे आपकी रेगुलर क्लास टीचिंग पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबका ये प्रयास है कि आप लोगों की जो इस समय में भी, कोविड के समय में भी आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, इससे ई लेक्चर्स आप लोगों के लिए शुरू किए गए हैं। इसमें हम आपको जैसे आप लोगों को क्लास से पढ़ाया जाता है वैसे ही सारी चीज़ें समझाएंगे और बताएंगे। आप लोग इनको ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए और साथ के साथ हम आपको इनका ई कंटेंट भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका इस क्रूशियल समय भी आपकी पढ़ाई पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है बच्चों, तो आज हम आप लोगों की जो बीएससी फर्स्ट ईयर की जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है फर्स्ट पेपर, बच्चों आप लोग अभी तक जो स्कूल में थे केमिस्ट्री के दो ही पार्ट में पढ़ते थे, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। ठीक है, अब आप 3 पेपर में पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट में आप इनऑर्गेनिक का पार्ट पढ़ेंगे, सेकंड पेपर में आप ऑर्गेनिक पार्ट पढ़ेंगे और थर्ड पेपर में आप फिजिकल पार्ट पढ़ेंगे। तो मैं डॉक्टर सीमा अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स करवाऊंगी। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, वो है आपकी एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके बारे में आज अपन शुरू करते हैं, पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना। बच्चों, प्रीवियस क्लासेस में आप लोग एटम के बारे में, परमाणु के बारे में सारा पढ़ के आए हुए हो, तो इसलिए मैं पिछले क्लास के बारे में ज़्यादा नहीं जाऊंगी, लेकिन सिर्फ स्टार्ट करते समय आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि अभी तक अपन लोगों ने क्या पढ़ा है कि जो एटम है, प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ते थे कि परमाणु जो है 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और उनको अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अभी तक हम ये पढ़ते थे परमाणु, पहले तो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे परमाणु अविभाज्य है, इसको फर्दर अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, परमाणु के अपन पहले क्या बताते थे, 5वीं 6वीं में, यदि आप 5th और 6th स्टैंडर्ड में आप लोग क्या डेफिनेशन पढ़ते थे, पदार्थ का सबसे छोटा गुण जो कि उसकी प्रॉपर्टी को शो करता है, उसके गुण को दिखाता है, वो पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। ठीक है, लेकिन आगे की क्लासेस से अपन ने पढ़ा कि परमाणु का अपन फर्दर और डिवाइड कर सकते हैं और उसके मेन पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ये जो पार्टिकल्स हैं ये आपके कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को अपन कहते हैं ये एटम के फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। और जब ये हुआ कि परमाणु के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो अब समस्या ये आई कि परमाणु के अंदर ये पार्टिकल्स यदि पाए जाते हैं तो किस तरीके से अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनका अरेंजमेंट शो करने के लिए रदरफोर्ड ने एक स्ट्रक्चर दिया था जिसको अपन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रदरफोर्ड का अरेंजमेंट अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। उसने अल्फा पार्टिकल का बम्बारमेंट करवाया था। ठीक है, और उसने ये बताया था कि परमाणु का अधिकांश हिस्सा कैसा रहता है, खाली रहता है और इसका सारा भाग किसमें होता है, सेंटर में होता है। उसके बाद नील बोर दूसरा साइंटिस्ट हुआ, नील बोर, जिसने कि क्या करा, एक दूसरा कंसेप्ट दिया। उसने भी स्ट्रक्चर दिखाया था। उसने क्या करा कि उसने दिया कांस्टेंट एनर्जी लेवल कंसेप्ट दिया, जिसको अपन ऑर्बिट कहते हैं। यानी उसने क्या कहा कि परमाणु में कुछ निश्चित एनर्जी के, निश्चित ऊर्जा के लेवल्स होते हैं, स्तर होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिट या
कक्षक कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बोर ने ये बताया कि परमाणु का सारा मास उसके सेंटर में सेंटर्ड होता है, केंद्र में होता है, जिसको अपन नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर फिक्स्ड एनर्जी के सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। और जब ये निश्चित ऊर्जा के पाथ में जब ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तो उस समय ना तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ना ही वो उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड की जो परमाणु की जो स्ट्रक्चर की जो कमी क्या थी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और जब चार्ज पार्टिकल सर्कुलेटरी पाथ में मूव करता है या मूवमेंट करता है तो क्या होता है, वो कंटिन्यूसली अपनी एनर्जी को रेडिएट करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अपनी एनर्जी को उत्सर्जित करता रहेगा और अल्टीमेटली किससे गिर जाएगा, न्यूक्लियस में गिर जाएगा। तो परमाणु का तो खत्म हो गया, खत्म, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरा परमाणु खत्म। लेकिन यहाँ पे इसका क्या था कि परमाणु तो क्या है, इसको ना नष्ट किया जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। ठीक है, सबसे छोटा पार्टिकल होता है, तो परमाणु तो खत्म होता नहीं है किसी भी चीज का। तो रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसकी जो कमी थी उसको दूर करने के लिए उसने क्या करा, फिक्स्ड एनर्जी के कुछ लेवल लेके आया नील बोर, जिसको कि उसने क्या कहा, ऑर्बिट कहा। और उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इस फिक्स्ड एनर्जी के पाथ में, सर्कुलेटरी पाथ में मूवमेंट करता है, तब ये एनर्जी को ना एब्जॉर्ब करता है ना रेडिएट करता है। जब उत्सर्जित ही नहीं करेगा तो इलेक्ट्रॉन परमाणु न्यूक्लियस के अंदर गिरेगा भी नहीं। ठीक है, और उसके अलावा उसने क्या कहा कि जब किसी भी ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल क्या है, जब फिक्स्ड एनर्जी के पाथ जिसमें कि सर्कुलेटरी पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है, उसको उसने क्या कहा, ऑर्बिटल कहा। उसने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में मूवमेंट करता है तो उसका एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है, और ये क्या होता है, h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बोर ने ये कहा। ठीक है, अब क्या हुआ, लेकिन अब उसने ये कहा, वो ये नहीं बता पाया कि जो ऐसा क्यों होता है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूवमेंट करता है तो उसका जो एंगुलर मूवमेंट होता है, मोमेंटम होता है, वो क्वांटाइज्ड क्यों होता है, या h/2 का इंटीग्रल मल्टीपल क्यों होता है। ठीक है, वो ये नहीं बता पाया। दूसरे उसी समय पे हाइजेनबर्ग ने एक अनिश्चितता का सिद्धांत दिया, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया। उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक साथ, वेलोसिटी और पोजीशन एक साथ आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेग और इलेक्ट्रॉन की स्थिति आप एक साथ एक ही समय पे ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये दो चीजें थी जो कि बोर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, अब क्या हुआ, तो इसलिए बोर की थ्योरी भी बहुत ज्यादा नहीं चल पाई। उसी समय एक साइंटिस्ट हुए डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या करा, डी ब्रॉगली ने सबसे पहले ये कहा कि जो आपका लाइट होती है, लाइट ड्वेल नेचर को शो करती है, प्रकाश हमेशा ड्वेल नेचर को शो करता है। इसका जो है, ये अपन कह सकते हैं कि इसका मतलब जो ड्वेल मीन्स डबल नेचर को शो करता है, द्वैत प्रकृति को शो करता है। प्रकाश के कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि अपन क्या करते हैं, उसको कणीय प्रभाव को बताते हैं, पार्टिकल नेचर को बताते हैं। तो ड्वेल नेचर या द्वैत प्रकृति का मतलब क्या हुआ कि प्रकाश जो है वो कणीय गुण भी प्रदर्शित करता है और तरंग के गुण भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसके कुछ जो गुण हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
क्वांटम इफेक्ट वो तो क्या है कि ये बताते हैं कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलके बना है। इनको अपन क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। तो ये तो क्या शो कर रहा है कि प्रकाश किसका मिलके बना है, कण से मिलके बना है। लेकिन साथ के साथ कुछ ऐसे गुण भी होते हैं जैसे कि डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये सब क्या है, ये भी प्रकाश शो करता है। ठीक है, प्रकाश विवर्तन भी करता है, व्यतिकरण भी शो करता है। तो ये क्या बता रहा है कि ये इसका तरंग है। प्रकाश का नेचर कैसा है, तरंग है। तो प्रकाश के कुछ गुण ऐसे हैं जो कि कणीय गुण को प्रदर्शित करते हैं और कुछ गुण ऐसे हैं जो कि तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या कह दिया गया था कि प्रकाश हमेशा कैसा है, ड्वेल नेचर का होता है। कभी वो तरंग की तरह व्यवहार करता है और कभी वो पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। तो डी ब्रॉगली ने ये सोचा कि जैसे प्रकाश का नेचर ड्वेल होता है, ऐसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, ड्वेल नेचर को शो करेंगे। तो बोर ने ये जो कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पार्टिकल होते हैं, कणीय प्रकृति के होते हैं। डी ब्रॉगली ने क्या कहा, ये शो करा कि नहीं, ये ड्वेल नेचर शो कर सकते हैं। कभी तो वो है पार्टिकल की तरह करेंगे और कभी वो क्या करेंगे, तरंग की तरह व्यवहार करेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन की जो पार्टिकल या तरंग दोनों की तरह व्यवहार करेंगे तो उसे क्या करा, जो आइंस्टीन की इक्वेशन थी वो क्या थी, आइंस्टीन ने क्या कहा था, क्लासिकल डायनेमिक्स को अपन क्या पढ़ते हैं, आइंस्टीन ने हमेशा कणीय पदार्थों के लिए क्या करा था, एक इक्वेशन दी थी E=mc²। और जो प्लैंक्स का जो था उसने उसके इन दोनों को वेवलेंथ जो थी उन दोनों को मिलाया और उससे उसने नया कण बनाया, एक नई इक्वेशन बनाई। ठीक है, तो हमने क्या कहा, उसे क्या कहा, इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है और इस तरंग को उसे क्या कहा, उसे मैटर वेव्स का नाम दिया। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन जो कि वेव्स की तरह या तरंगों की तरह व्यवहार कर रही है उसको उसने क्या कहा, मैटर वेव्स का नाम दिया। अभी तक वो क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पार्टिकल इन नेचर है। तो अब उसने इसको शो करने के लिए क्या करा, ठीक है, उसने इसको शो करने के लिए एक इक्वेशन निकाला। उसने क्या करा, देखिए पार्टिकल नेचर के तो उसने क्या बताया कि जैसे आपका मोमेंटम है ना, मोमेंटम या संवेग, ठीक है, और ऊर्जा यानी ई, ये दो गुण तो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल नेचर को कर रहे हैं। और वेव नेचर को क्या क्या कर रहे हैं, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे प्रकाश के दो गुण होते हैं कि इसमें संवेग होता है और इसमें ऊर्जा होती है, तो वेव के या तरंग के गुण क्या होते हैं कि इसमें वेवलेंथ होती है और फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति इसमें पाई जाती है। वेवलेंथ को शो करते हैं अपन, रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, लैम्डा से, और फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं अपन, रिप्रेजेंट करते हैं अपन न्यू से। ठीक है, तो अब इसने क्या करा कि जब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल और वेव नेचर दोनों को ही प्रदर्शित करता है तो उसने क्या करा, एक इक्वेशन अपनी निकाली। ठीक है, वो इक्वेशन उसने क्या करा, उसने ये कहा कि आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, आइंस्टीन जो साइंटिस्ट हुए थे, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, ठीक है, उसने क्या कहा, उसने हमेशा क्या करा था, कणीय पदार्थों के लिए ऊर्जा निकाली थी, वो होती है E=mc²। ठीक है, E=mc²।
mc²। ठीक है, और जो यहाँ पे m क्या है, मास ऑफ द पार्टिकल, एंड c इसमें क्या है, ये आपका क्या है, m इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल एंड c इज वेलोसिटी। ये तो होगा जब कणीय संरचना है। अब यदि मान लीजिए अपन वेव वाली बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा है, वेव का है, तो वेव के लिए अपन क्या करते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स की वो लेकर आते हैं इक्वेशन। ठीक है, तो प्लैंक्स के अकॉर्डिंग क्या है, प्लैंक्स के अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स E इज इक्वल टू एच न्यू। न्यू अभी मैंने आपको बताया क्या है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और ये न्यू क्या किस किस के बराबर है, C अपॉन लैम्डा। ठीक है, C अपॉन लैम्डा। तो अपन क्या कह सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या कर रहे हैं, E इज इक्वल टू mc² और E इज इक्वल टू एच न्यू। तो अपन इन दोनों को बराबर कर देते हैं, mc² विल बी इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और mc² विल बी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब देखिए, इस C से ये C कैंसिल हो गया। ठीक है, जब इस C से ये C कैंसिल हुआ तो अपना क्या हो गया, mc इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन mc। ये इक्वेशन ऐसी थी जिसमें क्या है, मास मतलब पार्टिकल की प्रॉपर्टी आ रही है m, और इसमें वेवलेंथ की प्रॉपर्टी आ रही है, वेव की प्रॉपर्टी आ रही है लैम्डा। ठीक है, अब अपन क्या कहते हैं, यदि मान लीजिए अपना जो यहाँ पे C क्या है, C तो आपकी है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, और जो प्रकाश के लिए mc है, वो कण के लिए क्या होगी, mv। तो यहाँ पे C इज इक्वल टू क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, यदि मान लीजिए ऑफ लाइट। ठीक है, तो v क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो C को अपन किससे रिप्लेस कर सकते हैं, v से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस लैम्डा विल बी इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, और दिस mv विल बी इक्वल टू मोमेंटम, जिसको आप क्या कह देते हो, संवेग। संवेग किस किस के बराबर होता है, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो आप क्या कहें, लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन पी। ये जो इक्वेशन थी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, और लैम्डा विल बी इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ये इक्वेशन कहलाती है डी ब्रॉगली इक्वेशन। ठीक है, डी ब्रॉगली इक्वेशन कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन ये शो करती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेव करैक्टर और पार्टिकल करैक्टर, इन दोनों को के जो रिलेशन है उसको शो करती है। अब आप देख लीजिए यहां पर आप क्या कह सकते हो, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो लैम्डा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m, यानी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मास ज्यादा होगा तो लैम्डा कम होगी, है ना, मास कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगी।
तो इसमें क्या पता चल रहा है कि जितनी भी गतिशील वस्तु है, चाहे कितनी भी भारी या हल्की हो, तरंग और कण, वेव और पार्टिकल दोनों ही प्रकार से बिहेव करती हैं। जब अपन वेव कैरेक्टरिस्टिक पर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके वेव कैरेक्टर प्रकट हो जाते हैं, और जब पार्टिकल नेचर पे अपन करते हैं तो पार्टिकल नेचर उनके प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन देख रहे हैं लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी या लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। ठीक है, द्रव्य तरंग का मान संवेग के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विलोमानुपाती है। ठीक है, यानी यदि किसी वस्तु के मास और वेलोसिटी जितनी अधिक होगी, ठीक है, मास और वेलोसिटी जितनी अधिक होगी या मोमेंटम जितना अधिक होगा, उसमें तरंगे गुण उतने ही कम होंगे, और तरंगे गुण प्रमुख होने पे कणीय गुण उसके कम हो जाएंगे। तो यही हम देखते हैं कि डेली रूटीन में जो वस्तुएं बहुत बड़ी होती हैं, ठीक है, तो वो बहुत भारी होती है, यानी इनका मास ज्यादा होगा, मास ज्यादा होने पे इनकी वेवलेंथ जो है कम होगी। तो उसको अपन क्या करते हैं, इससे अपन को उसमें उनके वेव कैरेक्टर दिखाई नहीं देते हैं। तो डी ब्रॉगली की जो सिद्धांत है उसको हम क्या कर सकते हैं कि गति करते हुए क्या लिखेंगे हम, गति करते हुए किसी कण का संवेग, किसी कण का संवेग उससे संबंध तरंग दैर्ध्य के या वेवलेंथ के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं कि ये जो मैटर वेव्स हैं इसको अपन क्या कह देते हैं, इसको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कहते हैं। ठीक है, तो इससे पता क्या चल रहा है कि जो बहुत भारी कण है उनकी वेवलेंथ कम होगी। इससे हमें दैनिक जीवन में, डेली रूटीन में जो भी चीजें आती हैं उसके हमें वेव नेचर या तरंगे गुण दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चों, तो ये अपन ने क्या पढ़ा है, डी ब्रॉगली की इक्वेशन पढ़ी है, या अपन ने ये जो नील बोर जो कुछ चीजें बता नहीं पाया था उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो डी ब्रॉगली ने ड्यूअल नेचर जो बताया था उसके बारे में पढ़ा है। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ये इक्वेशन जो बोर की शॉर्ट कमिंग थी या बोर के एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कमियां थी उनको कैसे दूर करती हैं। टिल देन गुड बाय।